Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is JCAT past recalls. तो स्टार्ट करते हैं और आई विल गारंटी यू कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके 20 से लेकर 30 MCQs ज़रूर कवर होंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो ऑलवेज AUG होता है और ये मैथ्यूनिन को कोड करता है इन प्रोकैरियोट्स एंड इट कोड्स फॉर एन फॉर्माइल मैथ्यूनिन इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर। तो ये स्टार्ट कोडोन आपने रट्टा मारना है और इसके अलावा जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो UAG, UAA, UGA, दे आर स्टॉप कोडोन्स। तो स्टार्ट कोडोन्स और स्टॉप कोडोन्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंजाइम्स इन DNA सिंथेसिस। तो वो कौन सा एंजाइम है जो DNA के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है? आंसर इज DNA लाइगेज। तो सबसे पहला पॉइंट है ये DNA के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता है। तीसरा पॉइंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट डिसकंटिन्यूअसली फैशन में बनते हैं। चौथा पॉइंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में होते हैं। तो आपने DNA रेप्लिकेशन के एंजाइम्स ज़रूर पढ़ के जाने हैं। फॉर एग्जांपल जो हेलिकेस होता है वो DNA की अनवाइंडिंग करवाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करती है? ये री को प्रिवेंट करती है। री का मतलब है कि DNA वापस डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। DNA टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्राइमेस प्राइमर बनाता है किसके लिए? पॉलीमरेज 3 के लिए। DNA पॉलीमरेज 3 रेप्लिकेशन करवाता है और इसके पास जो सिंथेसिस वाली पावर है वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम में होती है और जो प्रूफ रीडिंग पावर है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से होती है। DNA पॉलीमरेज 1 प्राइमर को तोड़ता है। DNA लाइगेज ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता है वाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और जो टीलोमरेज है ये DNA सिंथेसाइज करता है इन कैंसर सेल। नेक्स्ट इज जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है ये पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है एंड दिस इज द एंजाइम ऑफ लिंक रिएक्शन। तो जो लिंक रिएक्शन होता है उसका एंजाइम इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है और इस स्टेप के अंदर एक NADH भी प्रोड्यूस होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये एक एंजाइम नहीं है, इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं और 5 कोफैक्टर चाहिए, B1, B2, B3, B5 एंड लाइपोइक एसिड। क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। और इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाला सब्सटेंस कौन सा है? आर्सेनिक, विच कैन कॉज लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मारना है, आपने कॉन्सेप्ट्स को रट्टा मारना है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड इन दोनों के आपने डिफरेंस पढ़ने हैं। पहले अमाइनो एसिड पढ़ लेते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है उसका निमोनिक है PTV टिम हाल, P से फिनाइल एलानिन, ओके, T से ट्रिप्टोफैन, V से वैलिन, T से थ्रियोनिन, I से आइसोल्यूसिन, M से मैथ्यूनिन, H से हिस्टडीन, ल्यूसिन, लाइसिन। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन पढ़नी है, एक ये पढ़ना है कि जो ल्यूसिन और लाइसिन है ये प्योर कीटोजेनिक होते हैं। एक और चीज़ पढ़नी है कि जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन होता है। जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है उसमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन होता है। Tyrosine is not essential amino acid but tyrosine is formed from phenylalanine। तो एक कंडीशन होती है फिनाइलकीटोनुरिया, उसमें टायरोसिन इसेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी बना नहीं सकती। और जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है उसमें आर्जिनिन आ जाता है, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन इज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर हिस्टडीन, लाइसिन और आर्जिनिन आ जाते होते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं ये DNA के अंदर होते हैं। क्लियर। और जो हिस्टडीन होता है उसका हमारी बॉडी pH पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। Another important concept is essential versus non-essential fatty acid। क्लियर। तो जो essential fatty acid है रट्टा मारो, 2 होते हैं, लिनओलिक एसिड जो कि ओमेगा 6 है और लिनोलैनिक एसिड जो ओमेगा 3 होता है। जो लिनओलिक एसिड है ओमेगा 6 है, ये रैकिडोनिक एसिड में मेटाबोलाइज होता है और रैकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। जबकि लिनोलैनिक एसिड ओमेगा 3 है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है
और ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कीटोजेनेसिस। तो एक बात याद रखना कि जो इंसुलिन होती है वो कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन को कम करती है, क्लियर, और जो ग्लूकागोन है वो कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन कब बढ़ती है, जब प्रोलॉन्ग स्टारवेशन होती है, नंबर 2 डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, नंबर 3 अल्कोहलिक पॉइजनिंग होती है अल्कोहल पीने की वजह से। ये 3 कंडीशन है जिसमें कीटोन बॉडी बनती है, क्लियर। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कीटोन बॉडी बनाने के लिए HMG CoA लाइएस चाहिए वर्सेस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जिसके लिए HMG CoA रिडक्टेज चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कीटोन बॉडीज 3 होती है, एसीटोन, एसिटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। जो एसीटोन होती है वो हमारी स्मेल में जाती है, फ्रूटी ओडर बनाती है, जबकि यूरिन के अंदर जो कीटोन बॉडीज आती है वो एसिटो एसिटिक एसिड आती है, क्लियर। और रट्टा मारना, जो लीवर और RBCs ये दोनों कीटोन बॉडी को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अभी मैंने बताया था कि कीटोजेनेसिस के लिए HMG CoA लाइएस चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए HMG CoA रिडक्टेज चाहिए। दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप एंड दिस इज इनहिबिटेड बाय स्टैटिन्स। एंड स्टैटिन्स कहाँ यूज़ होती है, हाइपर लिपिडीमिया को, जब भी LDL का लेवल ज़्यादा होगा उसको कम करने के लिए स्टैटिन्स आती है। एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स? स्टैटिन्स कैन कॉज प्रॉक्सिमल मायोपैथी करवा सकती है स्टैटिन्स। इसके अलावा ये हेपेटोटॉक्सिक भी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सेरिब्रल मलेरिया। तो जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। अब प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ होती है, फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरियाई। तो एक बात याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन केस होता है मलेरिया का पाकिस्तान के अंदर वो वाइवेक्स और ओवेल से होता है। किससे होता है? वाइवेक्स से और ओवेल से होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वाइवेक्स और ओवेल में जो फीवर होता है वो हर 48 आवर के बाद रिपीट होता है। दिस इज कॉल्ड टर्शियन फीवर। जबकि प्लाज्मोडियम मलेरियाई के अंदर फीवर होता है वो 72 आवर्स के बाद रिपीट होता है। दिस इज कॉल्ड क्वार्टन फीवर, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में इर्रेगुलर फीवर होता है और जो सेरिब्रल मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट इज कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है उसमें जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं उनकी हेड फोन शेप होती है और ये ट्रोफोजोइट RBC के अंदर होते हैं। अब ये याद रखना कि अगर ट्रोफोजोइट RBC के अंदर है तो मलेरिया में जाना है, लेकिन ट्रोफोजोइट ने RBC को खाया हुआ है तो आपने एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका में जाना है। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है उसके क्रीसेंट शेप गैमीट्स होते हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में एंटी मलेरियल ड्रग नहीं देनी। यानी किसी को मलेरिया हो गया है और आपने प्राइमाक्विन दे दिया विच इज़ यूज्ड फॉर वाइवेक्स एंड ओवेल, तो आपने प्राइमाक्विन दे दिया ताकि हिप्नोजॉइड किल हो जाए। लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट हाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट में इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो जाती है। अब हमें G6PD डेफिशिएंसी का कैसे पता लगेगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्लियर। और पेरिफेरल स्मीयर के अंदर वाइट सेल और हीम्स बॉडी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन इज कौन कौन से ड्रग्स ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में हिमोलिसिस करवाती है? आंसर इज यू हैव टू रिमेंबर बाय मिमोनिक D पेन, D फॉर डेप्सोन, P फॉर प्राइमाक्विन, A फॉर एस्पिरिन, क्लियर, N for nitrofurantoin and sulfonamides they can also cause। तो यहाँ पे आंसर था सल्फोनामाइड्स। इसके बाद वो कौन सी ड्रग है जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करवाती है? यू कैन रिमेंबर बाय मेमोनिक SANA, सना। S फॉर यू कैन रिमेंबर, S से क्या बनेगा? सल्फोनामाइड्स, क्लियर। S से क्या बनेगा? सल्फोनामाइड्स। A फॉर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। अब एंटी कन्वल्सेंट या जो एपिलेप्सी की दवाई होती है उसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? लाइक लैमोट्रिजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन।
N से NSAID हो जाएगा और A से एलोपेरिनॉल आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायजेपाम। क्लियर। तो सबसे पहले ये पहचानना कि डायजेपाम क्या चीज़ है। डायजेपाम इज बेंजोडाइजेपिन, और बेंजोडाइजेपिन में और बारबिचुरेट में क्या फ़र्क होता है। जो बेंजोडाइजेपिन है और बारबिचुरेट है, दोनों ने गाबा ए रिसेप्टर पे जाके काम करना है। गाबा ए, क्योंकि गाबा बी बैक्लोफिन के लिए होता है, गाबा ए पे बाइंड करना है। बट बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा चैनल विच इज़ क्लोराइड चैनल, जबकि बारबिचुरेट ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। बारबिचुरेट ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। एंड आल्सो ये रट्टा मारना कि जो डायजेपाम है ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन होती है। क्लियर। तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है उसमें 4 आती है। मीमोनिकिस एटम, अल्प्राजोलाम, ट्राइजोलाम, ऑक्साजिपाम, मिडाजोलाम। ये शॉर्ट एक्टिंग है। जितनी शॉर्ट एक्टिंग होगी उतना ज़्यादा एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि 3 बेंजोडाइजेपिन ऐसी है जो लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होती। डैट मीन्स यू कैन यूज़ सेफली इन लीवर डिजीज़। वट आर दीज इंक्लूड LOT, लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम एंड टीमाजिपाम। एंड अगर बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो यू कैन रिवर्स बाय फ्लोमाजेनिल। नेक्स्ट आगे चलते हैं लोकल एनेस्थीसिया एक्ट बाय। तो लोकल एनेस्थीसिया कैसे काम करती है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। बट MCQ पॉइंट इज ये इनर पोर्शन पे जाके बाइंड करती है। पहले ये लोकल एनेस्थीसिया मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद इनर पोर्शन में जाएगी, और इनर पोर्शन में जाने के बाद ठीक हो गया, इनर पोर्शन में जाने के बाद आयोनाइज होगी, और आयोनाइज होने के बाद ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। सो ये अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रट्टा मारना है। एंड द ऑर्डर ऑफ लॉस इज ऑलवेज, पहले पेन लॉस होगा, फिर टेम्परेचर लॉस होगा, फिर टच होगा और प्रेशर होगा। एंड लोकल एनेस्थेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ इन्फेक्टेड या एसिडिक टिश्यू, बिकॉज ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर। और ये 2 ग्रुप्स के होते हैं, एस्टर्स होते हैं और अमाइड्स होते हैं। अब एक बात याद रख लेना कि जो लोकल एनेस्थीसिया होती है उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी टाइप C फाइबर के लिए है, ग्रेटर देन टाइप B, ग्रेटर देन A। मतलब जो टाइप C फाइबर्स हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन अगर प्रेशर सेंसिटिविटी की बात करूं, आंसर इज ABC। A वाले सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है प्रेशर से, B वाले उससे कम, C वाले उससे कम। अगर हाइपोक्सिया की सेंसिटिविटी पूछे, आंसर इज BAC। B वाले सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर नहीं समझ आया यू कैन आप वीडियो को बैक कर सकते हो। ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV और हेपेटाइटिस B। एंड अनदर हाई यील्ड कॉन्सेप्ट कि HIV की दवाई कौन सी होती है और हेपेटाइटिस B की कौन सी होती है। क्लियर। अब जो HIV की जो दवाइयाँ होती है, जो स्टैंडर्ड रेजिमेंट ये कहता है कि आपने 3 दवाई इस्तेमाल करनी है। 2 दवाइयाँ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होगी और एक दवाई NNRTI होगी। क्लियर। यानी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होगी। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने कब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करनी है। नंबर 1, अगर पेशेंट में एड्स डिफाइनिंग इलनेस है, लाइक उसको इसोफेजियल कैंडिडियासिस है, कैपोसिस सार्कोमा है। नंबर 2, उसका CD4 काउंट 500 से कम है। नंबर 3, वायरल लोड ज़्यादा है। 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, 2 NRTI होती है और एक होती है इंटीग्रेस इनहिबिटर। वैसे इंटीग्रेस इनहिबिटर ये रट्टा मार लेना, सही हो गया। और एक और बात याद रखना कि जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और एनफ्यूवर्टाइड यह HIV-1 को तो टारगेट करती है, 2 को किल नहीं कर सकती। और अगर आपने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देना हो तो ड्रग कौन से यूज़ करोगे, ET, एमट्रीसिटाबीन और टिनोफोविर। ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए इस्तेमाल करोगे और प्रेगनेंसी में ज़िडोविडिन इस्तेमाल करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एग्ज़ाम के अंदर इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और इनकी एग्जांपल्स भी आ सकती है। जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है उसमें एबा कैविर आता है, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है किन लोगों में जिनका HLA D5701 है। नंबर 2, एमट्रीसिटा जो बल्कि इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो ज़िडोविडिन है, ये माइलो सप्रेशन करवाती है। दैट इज़ वाई इसके लिए आपने क्या लेना है, रिथ्रोपोइटिन आपने लेना है। टिनोफोविर एक्यूट किडनी इंजरी कराती है। डाइडेनोसिन पेनक्रियाटाइटिस करवाती है।
अब जो सारे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, ये सारे के सारे ऑलरेडी एक्टिवेट नहीं होते, उनकी एक्टिवेशन करानी होती है, एक्सेप्ट जो टेनोफॉविर है जो न्यूक्लियोटाइड होता है। क्लियर, सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। जो NNRTI है उसमें इफाविरेंस आती है, याद रखना, और नेविरैपिन आती है। जो नेविरैपिन है वो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होती है, जबकि इफाविरेंस से विविड ड्रीम्स, रंग बिरंगे ख्वाब आते हैं। जो इंटीग्रेस इनहिबिटर है उसमें ग्रेविर आता है और ये वेट गेन करवाती है। जो प्रोटीएस इनहिबिटर है उनकी आखिर में नेविर आता है और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम करवाती है। और याद रखना, इसमें से जो आपकी रिटोनाविर है ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, दैट इज़ वाई दिस इज बूस्टर एजेंट। क्लियर। और जो इंडिनाविर है वो बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा देती है, क्रिस्टल्स नेफ्रोपैथी करवाती है, स्टोन्स को बढ़ा देती है। एंट्री इनहिबिटर के अंदर एनफ्यूवर्टाइड है और मैराविरोक है। जो एनफ्यूवर्टाइड है फ्यूजन को इनहिबिट करती है, GP41 को बाइंड करती है। मैराविरोक CCR5 और CXCR4 इसको बाइंड करती होती है। सही हो गया। तो ये आ गई HIV की दवाइयाँ, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर। और हेपेटाइटिस B के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है? यू नो डैट के इसके लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे बुक में एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ, बुक में हेप C की दवाइयाँ लिखी हुई है, लेकिन जो टेनोफॉविर है वो हेपेटाइटिस B में भी इस्तेमाल हो सकती है। इंटरफेरॉन्स वो भी हेपेटाइटिस B में इस्तेमाल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्राजोलामाइड। एस्ट्राजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, दैट इज़ वाई ये क्या करवाएंगे, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करवा देंगे। ये 3 जगह पे इस्तेमाल हो गए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। नंबर 1 एक्यूट माउंटेन सिकनेस, नंबर 2 क्योंकि एक्यूट माउंटेन सिकनेस में हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस को ऑफसेट करने के लिए। तो एक तो ये माउंटेन सिकनेस में इस्तेमाल होते हैं, नंबर 2 मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को ट्रीट करने के लिए, नंबर 3 ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए, नंबर 4 इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्ट। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस करवाते हैं 2 तरह के सेल्स की, वायरस इन्फेक्टेड सेल की और ट्यूमर वाले सेल्स की। और क्या पाथवे है? परफोरिन गैर एंजाइम पाथवे। इसके अलावा ये डेथ रिसेप्टर पाथवे से भी काम कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो वन वाला होता है ये हमारी बॉडी के सारे सेल पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन जो 2 वाला होता है ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं सिर्फ ये 3 ही होते हैं, बी सेल, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। एक बात याद रखना कि जो MHC टाइप 2 है ये एक्सोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, और कौन से सेल को प्रेजेंट करेगा? CD4 हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ APL सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसको हम एप्ला सिंड्रोम कहते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके अंदर 3 एंटीबॉडीज आती है, ये तीनों एंटीबॉडीज आपको आनी चाहिए। क्लियर, क्योंकि इनके MCQs बन सकते होते हैं। तो जो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम SLE की वजह से होता है, और 3 एंटीबॉडी होती है विच आर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, ल्यूपस एंटी कोआगुलेंट एंटीबॉडी एंड एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जो प्लेटिलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और प्लेटिलेट एक्टिवेट होने के बाद 2 चीज़ें करवाते हैं। नंबर 1 थ्रोम्बोसिस करवाते हैं, वो आर्टीरियल भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है। नंबर 2 रिकरेंट मिसकैरेजेस करवाते हैं। और 3 एंटीबॉडीज़ मैंने बता दिया आपको, ल्यूपस एंटी कोआगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिस्टेमिक एंटी कोआगुलेशन। तो ये था हमारा। नेक्स्ट इज एक पेशेंट हैवी स्मोकर है और पेशेंट के अपर लोपर, अब देखो हैवी स्मोकर है तो लंग के कैंसर आपको देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चन इज कौन सा कैंसर नॉन स्मोकर में होता है? आंसर इज एडिनोकार्सिनोमा, विच इज मोस्ट कॉमन लंग कैंसर जो फीमेल्स में देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब देखो
स्मोकर है, मैस है, तो ये लंग का कैंसर है। और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है और पीटीएच का लेवल कम है। क्यों? क्योंकि पीटीएच आरपी का लेवल ज़्यादा है। दिस इज स्क्वेमस सेल कैंसर। सेंट्रल होता है, हाइलर मैस बनाएगा, कैविटेशन होगी, सिगरेट स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, हाइपर कैल्सीमिया करवाएगा ड्यू टू पीटीएच आरपी। कौन से जीन की म्यूटेशन होती है? आंसर इज P40। और इसमें हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कैरेटिन पल्स और इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स है। कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स में प्रॉक्सिमल मायोपैथी, ओबेसिटी, बुफेलो हम्प, मून फेस, बुफेलो हम्प वगैरह, ठीक हो गया, प्रोक्सिमल मायोपैथी, पर्पल स्ट्राया वगैरह देखने को मिलते हैं। अब कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स दिए हुए हैं और हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया हुआ है। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, मतलब हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेस कर दे कॉर्टिसोल को, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी डिजीज़ है विच इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी एडिनोमा, विच इज़ कॉल्ड कुशिंग डिजीज़। लेकिन अगर डेक्सामेथासोन ना सप्रेस कर सके तो उसका मतलब है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है विच इज़ ड्यू टू स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो ये आपने एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कुशिंग का ऑपोजिट है एडिसन डिजीज़। क्लियर? अब एडिसन डिजीज़ में क्या होगा? एडिसन डिजीज़ के अंदर कोर्टिसोल की कमी होती है, स्टेरॉइड्स की क्या होती है? कमी होती है। अब पहले तो ये बात नोट करना कि जो कॉर्टिसोल होता है वो ब्लड के अंदर कौन से सेल को बढ़ाएगा, कौन से सेल को कम करेगा। तो एक बात याद रख लेना कि जो कॉर्टिसोल है वो न्यूट्रोफिल के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल की मार्जिनेशन को इनहिबिट कर देगा। तो जब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? रटा मारना, जब कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो फिर न्यूट्रोफिल का लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इयोसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स इनका लेवल कम होगा। इसको उलट कर दो, कोर्टिसोल कम है तो इयोसिनोफिलिया होगा, लिम्फोसाइट्स का लेवल ज़्यादा होगा और न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाएगा। तो इयोसिनोफिलिया इज मोर स्पेसिफिक। पेशेंट का सोडियम लेवल ज़्यादा है, सोडियम 135 से लेकर 145 होता है। सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है और बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है। हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, दिस इज सीन इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। और इसका कॉज क्या होता है? एडिनोमा विच इज़ कॉल्ड कोन सिंड्रोम। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किस किस के होते हैं? अब जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के होते हैं विच इंक्लूड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, विटामिन डी और विटामिन ए। जबकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज किसके होते हैं? जिनको मैप काइनेज पाथवे भी कहते हैं। सारे ग्रोथ फैक्टर वाले, लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, फाइब्रोब्लास्ट लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन। क्लियर? तो ये रट्टा मारना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो इनके अलावा जो बाकी सारे हो गए वो सारे मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे आएंगे। अब जो एड्रीनालिन है वो बीटा 1 बीटा 2 पे जाके बाइंड करता है विच इज़ GS प्रोटीन, स्टिमुलेटरी G प्रोटीन। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। अब जो एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीनों कहाँ से बनते हैं? ये तीनों टायरोसिन से बनते हैं। ये तीनों कहाँ से बनते हैं? टायरोसिन से बनते होते हैं। क्लियर? यानी जो टायरोसिन है उससे क्या क्या चीज़ें बनेगी? टायरोसिन से कैटिकोलामिन्स बनेंगे जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन आते हैं। और इसके अलावा जो टायरोसिन होता है और इससे क्या बनेगा? टायरोसिन से आपके कहने का मतलब है होमोजेंटेसिक एसिड बनेगा। टायरोसिन से मेलानिन भी बनेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये पार्ट 1 वीडियो है। जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम और एक्सप्लेन करेंगे।